हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, काफी क्वेश्चन अपन इसके सॉल्व कर देते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21, जो कि मिस हो गया था बीच में। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का डायग्राम समझना पहले आप ढंग से। सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, उसी के साथ साथ इसका मैं डायग्राम बनाते हुए चलूंगा। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक झील है, उस झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले तो अपन झील बनाते हैं। मान लो कि झील का जो पानी का तल है वो हो गया ये। ठीक है, ये झील का पानी का तल हो गया। इस झील के पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु से ए से, तो यहां से 20 मीटर ऊंचा बिंदु मैं मान लेता हूं यहाँ पे, ये हो गया अपना 20 मीटर ऊंचा बिंदु। कौन सा? ए बिंदु। ठीक है, ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहां से? कौन से बिंदु से? ए से। बादल, मान लो बादल कहां है। अब यहां से उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो पहले तो इसके समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी अपने को। यहाँ बिंदु में नाम दे देता हूं बी और यहाँ पे सी। एक तो यहाँ पे इसके समांतर रेखा खींचो। एक अपने को आधार बनाना पड़ेगा भाई, कोण ज्ञात करने के लिए एक आधार होना चाहिए। इसके ऊपर तो कोण बनता है। अब यहाँ पे बोल दिया कि इस ए बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है, लेकिन बनाने के लिए एक आधार चाहिए ना। तो आधार मैंने खींच लिया। किसके समांतर हो गया? बीसी के। तो बीसी के बराबर और बीसी के समांतर एक रेखा अपन ने खींच दी है। यहाँ पे नाम देता हूं मैं डी बिंदु। ठीक है, अब बादल कहाँ होगा? बादल यहीं पर ही होगा, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे बादल है, मान लो इस बादल का मैं नाम दे देता हूं ई बिंदु। सवाल में क्या कह रहा है कि झील का जो पानी का तल है, तल कौन सा हो गया? बी बिंदु। इस बी बिंदु से 20 मीटर ऊपर, यानी कि ए बिंदु पर, ए बिंदु से इस बादल, बादल कौन सा है? ई। यहाँ का उन्नयन कोण है। अब उन्नयन कोण के लिए मिला दिया किससे? इसको। तो यहां पे जो कोण बनेगा ये कितना है? सवाल में दे रखा है अपने को, ये है 30 डिग्री। ये जो है थीटा कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, ये अपने को सवाल में दिया हुआ है। यदि झील में, आगे बोल रहा है सवाल में कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो। पहले तो एक चीज देखो भाई, कि कभी भी एक कॉन्सेप्ट है कि एक सतह होती है पानी की। ठीक है, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उस पानी के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही किसी तरह की, पानी शांत पड़ा है, तो उसके अंदर जो परछाई बनती है किसी चीज की, जैसे मान लो इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति की हाइट है मान लो 5 फुट, 5 फीट की हाइट है, तो उसकी जो परछाई होती है, उस परछाई की हाइट भी अपन कितनी लेकर चलते हैं? 5 फीट की। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा, कोई वस्तु पड़ी है 2 मीटर पे, इसकी हाइट है जो 2 मीटर है, तो नीचे भी उसकी परछाई कितनी बनेगी? 2 मीटर तक। अब परछाई में वो एक्चुअल में हो जाए नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। परछाई में जरूर थोड़ी कि वो व्यक्ति हो वहां पे, लेकिन अपन मानकर चलते हैं कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं वो कि वो चीज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तक का सवाल समझ में आया आपको? मैं रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का सवाल समझते हैं। सवाल में क्या बोला कि एक झील है, उसका जो तल है, उस तल से 20 मीटर ऊपर, यानी कि ए बिंदु से एक बादल यानी ई, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। पहला सवाल तो ये हो गया। फिर सवाल में आगे बढ़ा रहा है। सवाल क्या कह रहा है अपने को कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो, यदि इस झील के अंदर, अब झील कहाँ है? बी बिंदु से नीचे झील है, ना कि ए से। ए तो अपन ने 20 मीटर ऊपर लिया था, ऐसे सवाल के कहने पर। झील कहाँ है? बीसी। तो सवाल में कह रहा है कि इस झील से नीचे की तरफ इस बादल का प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कितना बनेगा? इस झील सी से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। अगर मान लो मैं इसको मिला दूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ सी से, यहाँ पे ये जो बादल बन रहा है ई, ये जितना सी ई है, ये जितनी हाइट है उतनी ही गहराई पर बादल कहां बनेगा? अब यहाँ पे।
तो एक बादल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे नाम देता हूं एफ, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम हो गया, एफ। अब मैं इसको एक बार मिला लेता हूं इससे। ये आपको समझ में आया? सवाल में क्या बोल रहा है, पहले तो यहां तक हो गया, या थीटा बन रहा है 30 डिग्री। फिर सवाल में क्या कह रहा है कि इस बादल की झील के नीचे गहराई में पानी के अंदर ही परछाई बन रही है। तो यहाँ पे ई है, झील कहाँ है अपनी, या सी बिंदु पर। तो सी बिंदु से जितना ऊपर होगा बादल उतना ही गहराई नीचे यहाँ परछाई बनेगी। तो उतनी अपन लेके चलते हैं एफ। अब थीटा क्या बन रहा है, अवनमन कोण इसका 60 डिग्री बनता है। कहां पे बनता है, बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री। कहां से, यहां से। तो यहां से इसका जो अवनमन कोण है ए से वो 60 डिग्री, मतलब यहां पे अवनमन कोण मतलब कहां पे, यहां, ये 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, अगर समझना सवाल को, अगर ये 60 डिग्री है, इसको मैं इस तरीके से आगे बढ़ूं, ये समांतर रेखा खींचूं मैं, ये जी हो गया मान लो, ठीक है, ये जी एफ या एफ जी है, ये इसका समांतर है बी सी के और इसी के ही बराबर है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा 60 डिग्री का, क्योंकि एकांतर कोण प्रमेय पहले आपको बता चुका कई बार। रेखा एडी समांतर है जी एफ के, ये जो एडी है ना, ये एडी समांतर हो रही है जी एफ के। अब दो लाइनें इस तरीके से समांतर है, कौन सी, इसको मैं मान लेता हूं ए डी और यहां मान लेता हूं मैं जी एफ। ये तो हो गई ए डी पहली, ठीक है। दूसरा ये नीचे हो गया जी एफ, इसको एक तरीके का ये काट रही है, कौन सी है, ये ए एफ, ये ए एफ इस तरीके से काट रही है। तो कोण कैसे बन रहा है, यहाँ पे जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है वो क्या, वो कोण यहाँ बनेगा ना, तो यहाँ पे ये 60 बना, तो यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पे ये जो 60 बन रहा है वो क्या, वो कोण यहाँ पे भी 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब इसको अपन मिला लेते हैं, ठीक है। ये आपको आया सवाल का डायग्राम समझ में, वापिस समझ लो एक बार। एक झील है, झील कौन सी होगी, बीसी, ये इसका तल हो गया झील का। इससे 20 मीटर ऊपर यानी बिंदु ए, यहाँ पर, यहाँ से एक बादल है, ई है बादल, यहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। क्लियर। उसके बाद सवाल में कह रहा है कि ये जो बादल ई है ना, इसकी परछाई बनती है झील के अंदर। अब झील तो यहाँ पे, इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसके नीचे। और अपन क्या मान के चलते हैं कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे होता है। यही होता है कि तो जितनी डिस्टेंस सी ई की होगी उतनी डिस्टेंस सी एफ की होगी, क्योंकि परछाई भी तो बराबर होती है। तो जितना सी ई है उतना ही सी एफ है, सी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है कि इस बिंदु ए से इस परछाई का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तो है सवाल समझ में। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, सवाल अच्छा सवाल है, पर कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार आप कमेंट के अंदर लिख देना कि वहां पे समझ नहीं आया। अब इसकी अपनी कोई थ्योरी हो लिख देता है। सबसे पहले तो कि माना झील का तल, झील का तल क्या माना अपन ने, बीसी, ठीक है, एक चीज। उसके बाद बादल ई का उन्नयन कोण, बादल ई, बादल कौन सा माना अपने ई, इसका उन्नयन कोण क्या बन रहा है, उन्नयन कोण क्या बन रहा है 30 डिग्री। थीटा हो गया यहाँ पे अपना 30 डिग्री, ठीक है। फिर सवाल में क्या कह रहा है अपने को, कोण जी एफ ए या ए एफ जी, कोण ए एफ जी ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों होगा ये 60 डिग्री, एकांतर कोण, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट कि जो सी एफ है, ये सी एफ ये बराबर होगा सी ई के, ये इंपॉर्टेंट है। सी एफ इज इक्वल टू होगा सी ई के, ठीक है ना। अब यहां पे क्यों होगा, क्योंकि
परछाई की गहराई, परछाई की जो गहराई है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सी एफ बराबर होगा सीई। सी एफ क्या है, ये तल है, इस तल से नीचे जो परछाई बन रही है एफ पर, वो के उतनी ही हाइट ऊपर होगी सी से लेकर ई तक। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप अब यहां पे सी एफ बराबर सी ई तो दे दिया, लेकिन आप देखो कि सी ई क्या है, ये जो सी ई है ना, ये दो चीजों से मिलकर बनी है, सी डी प्लस डी ई। हाँ देख रहे हो ना, सी एफ सी ई, सी से लेकर ई तक, ये क्या दे रखा है, सी से ई क्या है, सी डी ये वाला प्लस डी ई ये वाला। अब सी डी सी एफ इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई, सी एफ क्या हो जाएगा, सी डी प्लस डी ई, और ये किसके बराबर है, सी ई के। तो सी ई अपने पास क्या आ जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी डी का मान तो पता है अपने को कितना दे रखा है, यहाँ 20 मीटर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 प्लस डी ई। अभी काम करते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब सवाल को बढ़ाते हैं आगे। अब देखो सवाल में अपने को पूछा गया बेसिकली कि बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। ये रहा अपना ए बिंदु और ये रहा अपना बादल, ए से ई तक, मतलब ये वाली ए ई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, इस त्रिभुज के अंदर कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। अब कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो त्रिभुज लो, कौन सा लोगे, त्रिभुज, त्रिभुज चाहे कोई भी लो, लेना समकोण त्रिभुज है। अब देखो अगर अपन त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लो आप, ए डी एफ, ये त्रिभुज लेते हैं अपन। ठीक है, त्रिभुज ए डी एफ में कौन सा त्रिभुज, ए डी एफ। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, ए जी एफ ये भी ले सकते हो, या ए डी एफ कोई भी ले लो। मैंने लिया त्रिभुज ए डी एफ, इसके अंदर थीटा क्या दे रखा है, 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री। तो अगर मैं इसके अंदर tan थीटा निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, कौन सी, डी से लेके एफ तक, डी एफ क्या हो जाएगी लंब, और आधार क्या हो जाएगा इसका, ए डी, आधार हो जाएगा ए डी। तो tan थीटा इज इक्वल टू डी एफ बट्टा आधार क्या हो जाएगा ए डी। अब tan थीटा, थीटा का मान क्या है इसमें 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब डी एफ, देखो डी एफ कहाँ है, डी से लेकर एफ तक, ये किस किस से मिलकर बनी है, डी सी प्लस सी एफ, डी एफ किससे मिलकर बनी है, डी सी प्लस सी एफ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी, इसको मैं क्या लिखूंगा, सी डी प्लस सी एफ अपॉन ए डी। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 इज इक्वल टू, सी डी का मान दिया हुआ अपने को कितना है 20 प्लस सी एफ नहीं पता, इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको रखते हैं अपन ऐसे ही, सी एफ रख लेते हैं। ठीक है, बट्टा ए डी को रखते हैं इसी तरीके से, तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस सी एफ बट्टा ए डी। अब यहां तक आ गया। अब देखो भाई 20 प्लस सी एफ बट्टा ए डी, यहां पे देखो समीकरण 1, समीकरण 1 के अंदर सी एफ का मान क्या आ रहा है 20 प्लस डी ई, 20 प्लस डी ई, ये अपने किसका मान है, सी एफ का मान है। तो सी एफ की जगह पे क्या रख लेते हैं अपन, ये वाला मान रख लेते हैं समीकरण 1 से, तो क्या आएगा √3, ये ए डी को भेज देते हैं इधर, √3 ए डी इज इक्वल टू 20 का 20 प्लस इस सी एफ की जगह पे, अब सी एफ क्या है
ये CF, समीकरण 1 के अंदर CF का मान क्या था 20 प्लस DE, तो ये क्या रख लेते हैं यहाँ पे इसकी जगह पे 20 प्लस DE। अब ये कैसे रखा आपने, समीकरण 1 से, ये रखा आपने समीकरण नंबर 1 से 20 प्लस DE कितना हुआ 20 और 20 40, तो AD √3 इज इक्वल टू कितना आया अपने पास 40 प्लस DE, कितना आया AD √3 40 प्लस DE। अब आप चाहो तो भले AD का मान निकालो इससे या DE का निकालो, कोई भी एक निकाल दो मान, ठीक है। अपन मान लेते हैं AD का मान, ठीक है। तो AD का मान क्या हो जाएगा अपने पास में, AD इज इक्वल टू 40 प्लस DE बट्टा √3, इसको अपन लेते हैं समीकरण नंबर 2। मैंने किसका मान निकाल दिया, AD का, A से लेकर D तक, ये मान मैंने निकाला। AD का मान क्या निकाला 40 प्लस DE बट्टा √3, इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को। अब देखो भाई, अब अपन लेते हैं त्रिभुज ये वाला ADE, ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADE में AD कौन सा है, ADE, ये वाला त्रिभुज अपन लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर tan थीटा वापिस tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, लंब बटा आधार, लंब कितना है ED, लंब कितना है ED बटा आधार क्या है AD। अब देखो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3, ED का मान तो अपन एक काम करते हैं, ED का हो चाहे DE का हो बात एक ही है, इसको तो रखता है DE बट्टा AD का मान रख लेते हैं अपन समीकरण नंबर 2 से, जो आया था, कितना आया था अपने पास 40 प्लस DE बट्टा में है √3, तो इस √3 को भेज देते हैं अपन ऊपर। अब 40 प्लस DE को गुणा कर दो इससे, 40 प्लस DE इज इक्वल टू √3 को गुणा इससे, तो √3 को DE से किया था अपन ने, DE √3, DE √3 है ना, इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3, और 3 का गुणा जब DE से होगा तो ये हो जाएगा 3DE, ये क्या हो जाएगा 3DE। अब 3DE यहाँ पे है, यहाँ पे DE, ये प्लस का DE है ना, इसको उधर भेजोगे तो माइनस का, 3DE माइनस DE इज इक्वल टू 40, कितना बचेगा यहाँ पे 2DE इज इक्वल टू 40, तो DE का मान क्या आ जाएगा 40 बट्टा 2 यानी कि 20 मीटर, तो DE का मान भी कितना आ गया अपने पास, DE ये कितना आ गया 20 मीटर। लेकिन क्या आपने को ये चाहिए था DE, नहीं, सवाल में आपने को ये नहीं पूछा था, DE का मान थोड़ी पूछा था, सवाल में क्या पूछा था आपने को A से लेकर E तक, लेकिन उसके लिए DE निकालना जरूरी था, ठीक है ना। तो अब एक काम करो, अपने को निकालना है AE इस त्रिभुज के अंदर क्या है भाई, यहाँ पे नंबर ये कौन बन रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज हुआ। अब ये समकोण त्रिभुज हुआ तो उसके अंदर AE क्या है भाई, लंब है, एक आधार है, ये कर्ण क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण कौन से फॉर्मूले में आता है, लाल बटा कक्का का जो फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है, उसके अंदर किस फॉर्मूले में आता है, ये साइन थीटा में आता है, लंब बटा कर्ण। तो इसी त्रिभुज में वापस देखो, अब अगर मैं साइन थीटा लगाता हूं, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का क्या मतलब है, लंब कितना है DE और कर्ण अपने को निकालना है, कर्ण क्या है AE। अब DE का मान तो निकाला 20 और कर्ण AE रहने दो। अब साइन थीटा, थीटा कितना है 30, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 20 बटा AE, साइन 30 का मान 1 बटा 2 इज इक्वल टू 20 बटा AE, 20 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 40। इस तरह से AE का मान अपने पास में क्या आ जाएगा 40 मीटर, जब मल्टीप्लाई करोगे तो AE का मान आ जाएगा 40 मीटर। AE इज इक्वल टू 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर, और ये अपना आ जाएगा आंसर। भाई जो कर्ण है ना, ये तो सवाल में पूछा था कि जो बिंदु A है वहां से बादल की दूरी है, दूरी कौन सी है, ये तो घुमा के लेके जाओ A से D से E, इतना घुमाना तो है नहीं, सीधी दूरी कौन से बनती है कर्ण, A से E तक कर्ण बनता है, और कर्ण अपन निकाल दिया, कितना आएगा 40 मीटर।
तो इस तरह से अपना ये सवाल कंप्लीट हुआ। सवाल लेंथी था लेकिन अच्छा सवाल था, ठीक है ना। ये डायग्राम अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सवाल में क्या बोला था आपने को, एक झील है, झील मैंने मान ली ये बीसी, ये बीसी मैंने मान ली झील है, ठीक है। सवाल समझना वापस, एक झील का तल है, मतलब पानी का जो सरफेस है झील के अंदर वो है बीसी, बी से लेकर सी तक। इसके हाइट लेनी है 20 मीटर यहाँ से ऊपर, वहां पे एक बिंदु ए है। इस ए बिंदु से एक बादल है, बादल मान लिया मैंने ई, बादल ऊपर ही होगा, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। क्लियर। अब सवाल में ये कह रहा है कि ये जो बादल ऊपर है ना, इसकी परछाई बन रही है झील के अंदर, तो झील के नीचे बनेगी, और इसकी जो गहराई है वो ऊपर कितनी लगेगी, जितना झील से ऊपर होगा। भाई झील के अंदर वैसे परछाई में होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जितना कोई वस्तु पानी के ऊपर है उतनी नीचे है, तो यहां से ऊपर जितनी होगी यानी सी ई उतनी ही सी एफ, ये नीचे गहराई बराबर होगी, यहां तक बन रही है इसकी बादल की गहराई एफ तक, ठीक है। तो सी ई इज इक्वल टू होगा सी एफ। फिर उसके बाद सवाल में कह रहा है कि इस नीचे जो गहराई बन रही है यहां से इस ए बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिभुज है, ले लो कोई भी त्रिभुज, मैंने लिया त्रिभुज ए एफ डी या ए डी एफ, इसमें थीटा 60 डिग्री था, मैंने इसके अंदर क्या किया tan थीटा लगा दिया, tan 60 डिग्री का मान निकाल के उसके अंदर थीटा लगाया और मान निकाल दिया एडी का। ये मैंने एडी क्यों निकाली यार, इसके अंदर एडी मैंने इसलिए निकाली क्योंकि इसके बाद में जो त्रिभुज लूंगा जो कि ए डी ई है, इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा मेरे काम आ जाएगी, और अगर ये वाली भुजा निकली हुई होगी तो मुझे इस भुजा का मान निकलेगा, डी का मान पता चल जाएगा, जो अपन ने निकाला कितना आया 20 मीटर। लेकिन इसका मान पता चला, इसका पता चला, अपने को सवाल में क्या चाहिए था, कर्ण, कर्ण का मान मालूम नहीं पड़ा, तो कर्ण के लिए अलग फॉर्मूला लगा दिया अपन ने साइन थीटा, जिसके अंदर कर्ण आता है लंब बटा कर्ण, इससे अपन ने निकाला तो इस कर्ण का मान आ गया 40 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को ये सवाल कंप्लीट करना है। अब प्रश्नावली के अंदर एक सवाल और बचता है, वो कर लेता है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सवाल समझना, सवाल के साथ साथ में डायग्राम बनाता हुआ चलूंगा। 25 सवाल ये कह रहा है, एक राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब एक सड़क है, कोई भी रोड है, एक मीनार के नीचे से गुजरता है। नीचे का मतलब जैसे मान लो ये एक मीनार हो गई, ठीक है, तो राजमार्ग कहाँ गुजरेगा, ये इस तरीके से, ये मीनार हो गई, एक राजमार्ग गुजर रहा है, राजमार्ग का नाम मैं मान लेता हूँ ए बी है, ठीक है, और ये मीनार मान लेता हूं मैं ए सी है, ठीक है। सवाल में आगे कह रहा है एक राजमार्ग है, एक मीनार के नीचे से गुजरता है, ठीक है। अब एक आदमी इस मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। ये मीनार है, इस मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो क्या करता है, कार, अब कार मीनार के ऊपर थोड़ी चलेगी, कार कहाँ चलेगी, रोड के ऊपर, तो यहाँ पर इस बिंदु को मीनार के शिखर पर बैठा एक व्यक्ति कहाँ देख रहा है, जमीन पर एक कार को देख रहा है, और किस कोण से देख रहा है, तो यहां से दृष्टि घुमाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ अवनमन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री है यहाँ पे, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, एकांतर कोण प्रमेय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, चलो देख लिया 30 डिग्री यहां बन गया। फिर उसके बाद यही कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। अब यहाँ पे कार कहाँ पे थी, बी बिंदु पर, ये कार किस साइड जा रही है, मीनार की तरफ, मतलब इस साइड चल रही है, ए की तरफ। और कैसे चल रही है, देखो नजदीक आ रही है, 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहां से बी की कार चलना शुरू करती है ना, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, मान लो कि 6 सेकंड पे कार यहाँ पे आ गई, यहां से यहाँ आने में कौन सा बिंदु मान लेता हूं मैं इसको, डी बिंदु, यानी बी बिंदु से कार को डी बिंदु पर आने में टाइम तो लगता है 6 सेकंड, सवाल में दिया हुआ है, यहां से यहाँ आने में टाइम लग रहा है 6 सेकंड, लेकिन यहाँ पे ये जो अवनमन कोण बन जाएगा ये बनेगा 60 डिग्री का। अब सीधी सी बात है, ये एक समांतर रेखा है, ये रेखा इसको काट रही है, यहाँ पे ये कोण 60 डिग्री का बना, तो इधर भी ये कोण 60 डिग्री का बनेगा, एकांतर कोण प्रमेय, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा आगे अपने को बहन,
कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। मतलब ये जो कार है ना, अभी तक तो बी से लेकर डी तक आई है, कितने टाइम में, यहां से यहां तक कितने टाइम में आई है, 6 सेकंड में आई है। ठीक है, बी बिंदु से लेकर डी बिंदु पर। तो परिवर्तन क्या आया, बी पर थीटा था 30 डिग्री का, बी से डी तक आने में थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। सवाल में क्या पूछा है कि बी से लेकर अपने को तो ये जो कार है ना, इस मीनार से मतलब यहां से कितने टाइम में गुजर जाएगी, टोटल कितने टाइम में। तो टाइम यहां से यहां तक आने में तो 6 सेकंड लग ही रहा है। अब यहां से यहां तक अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है, टोटल थीटा अपने को दिए हुई है। तो एक काम करते हैं, पहला पद लेता है त्रिभुज सी ए डी या फिर डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी में, कौन सा त्रिभुज, डी ए सी में, इस त्रिभुज में लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज डी ए सी के अंदर क्या है, थीटा अपने को पता है, लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधा, लंब क्या हो जाएगा AC, आधा क्या हो जाएगा AD, AC बटा AD। अब ना तो अपने को AC का मान पता है ना AD का पता है। ठीक है, फिर मान के चल रहे, दोनों अपने ने मान रख लिया। अब tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बटा AD। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का मान लिखो, क्या होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू AC बटा AD। अब एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसका कहते हैं सॉल्व होगा नहीं, इसको लास्ट यहीं पे करते हैं, √3 इज इक्वल टू AC बटा AD। इसके बाद लेते हैं अपन त्रिभुज बड़ा वाला CAB या BAC, नाम चाहे कैसे भी लिखो। अब लेते हैं त्रिभुज BAC में, BAC ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में थीटा कितना हुआ 30 डिग्री का, तो लिखो मान tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan 30 डिग्री का मान हुआ, फॉर्मूला वही होगा लंब बटा आधार, आधार कितना है AB और लंब कितना है AC, तो लंब तो हो गया AC बटा, ये क्या हो जाएगा AB। अब AB किससे मिलकर बनी है भाई, ये जो AB है किससे मिलकर बनी है, AD प्लस BD, इससे मिलकर बनी है ना। ये पूरी जो AB है ये किससे मिलकर बनी है, AD प्लस BD। तो एक काम करते हैं, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3 बट इज इक्वल टू AC अपॉन, इस AB की जगह पे मैं लिख लेता हूं AD प्लस BD, AD प्लस BD, ये मैं लिख रहा हूं इसकी जगह के ऊपर। अब देखो समीकरण 1 के अंदर देखो आप कि जो √3 दिया हुआ था ना समीकरण 1 के अंदर, ये √3 किसका मान था AC बटा AD का। तो अपन ये नहीं कर सकते कि इस √3 की जगह पे AC बटा AD कर दे, करके देखो। तो यहां पे एक लाइन लिखो आप कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 के अंदर क्या किया सबने, समीकरण 1 का मान रखा। तो ये अपना समीकरण 2, इसके अंदर समीकरण 1 से किसका मान रखते हैं, √3 का मान रख लेते हैं अपन, और √3 का मान क्या है AC बटा AB। तो एक काम करते हैं ना, इस √3 की जगह पे अपन क्या लिख लेते हैं AC बटा AD। ये AC बट्टा में AD है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर AD बराबर, इधर क्या दे रखा है AC अपॉन AD प्लस BD। ठीक है, अब गुणा करते हैं, इस AC को अगर AC से गुणा किया तो कितना हो गया AC स्क्वायर। एक काम करते हैं अपन, इस समीकरण 1 से इस √3 का मान नहीं लेकर अपन एक काम करते हैं, समीकरण 2 के अंदर ये जो AC दे रखा है ना, इस AC का मान रख के देखते हैं, क्योंकि अगर √3 का मान रखेंगे तो सवाल हो जाएगा काफी कॉम्प्लिकेटेड। एक काम करते हैं अपन, इस AC का मान रख लेते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से AC का मान क्या आ गया √3 बराबर AC बटा AD है ना, बटा 1 मान लो। इस हिसाब से AC का मान क्या आ जाएगा इसके अंदर, AC इज इक्वल टू
√3 AD। तो AC का जो मान √3 AD आया ना, वो अपन रखते हैं समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो 1/√3 इज इक्वल टू, इस AC की जगह पर मैं रख लेता हूं ये वाला मान √3 AD, √3 AD अपॉन AD प्लस BD। ठीक है, अब √3 का वैसे गुणा करवाओ, √3 का गुणा जब √3 से होगा तो कितना आएगा 3 AD अपॉन 3 AD इज इक्वल टू AD प्लस BD। 3 AD इज इक्वल टू AD प्लस BD। अब 3 AD है यहाँ पे, यहाँ AD है, इधर भेजेंगे अपन पक्षांतर करके तो कितना हो जाएगा 3 AD माइनस AD, यानी कि 2 AD बराबर BD। AD बराबर क्या आएगा BD बट्टा 2। लास्ट में क्या निकला अपने पास AD इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई 2, यानी ये जो AD है ना, यहां से लगाकर यहां तक ये जो मान है AD इस भुजा BD की आधी है। ये AD जो है इस भुजा BD की आधी है। जैसे मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है BD, तो ये AD कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये 2, ये 6 है तो ये 3, ये आधी होगी। लेकिन अपने को प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे ना तो BD का मान दिया, ना AD का दिया, ना AC का दिया, किसी का नहीं दिया। सवाल में सिर्फ क्या बोला था कि B से D तक जाने में टाइम कितना लगता है 6 सेकंड। तो एक बात बताओ भाई, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर इसका मान है, 10 सेंटीमीटर जाने में 6 सेकंड लगते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर है तो क्या लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा 3 सेकंड। ये जितनी है मान लो ये हो अपने पास में 1 किलोमीटर, B से लेकर D तक कितना है मान लो 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने में इसको लगता है यहाँ पे 6 सेकंड, और मैं कह रहा हूँ ये जो मान है ये 500 मीटर ही है, तो सीधी सी बात है 500 मीटर जाने में 1 किलोमीटर से आधा टाइम ही लगेगा ना भाई। दूरी किसी चीज की अगर दूरी कम हो रही है, उसकी आधी हो रही है, तो टाइम क्या होगा वो भी आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 सेकंड लग रहे हैं, और ये अपन को पता है AD जो है वो इस BD की आधी है, और इसमें लगा था टाइम 6 सेकंड, तो AD पे कितना टाइम लगेगा इसको 3 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकंड और 3 सेकंड, कितना हो गया 9 सेकंड। तो टोटल जो टाइम आया वो कितना आया अपने पास में 9 सेकंड। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि चूंकि AD इज इक्वल टू BD बटा 2, अतः AD को पार करने में लगा समय, कितना समय लगेगा, जितना समय BD को करने में लग रहा है BD में लगा समय बटा 2, यानी कि 6 सेकंड बटा 2 यानी कि 3 सेकंड। अतः मीनार को पार करने में कार को कितना समय लगने वाला है, कार को लगने वाला समय। अब कार तो कहां से निकलेगी, B से शुरू हुई, कहां से जाएगी A से, कितना टाइम लग रहा है 6, तो ये 3 ये, तो कितना टाइम लगा 6 + 3 यानी कि 9 सेकंड। ये इसका हो गया आंसर।